चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स में नाम से ही पता चल रहा है कि नॉट ओनली इंडिया, इवन अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं। फिजिकल फीचर्स में जैसे माउंटेन्स होता है, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, डेजर्ट होते हैं, कोस्टल प्लेन होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। तो ये फिजिकल फीचर्स होते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के फिजिकल फीचर्स भी ये सारे होंगे और इंडिया में ये सारे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल भी हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक चीज़ और, जैसे एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम आपको एमसीक्यू भी साथ में बताते जाऊंगी कि हाँ ये जो क्वेश्चन है या ये जो पॉइंट है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में तो बेनिफिट मिलेगा ही, एट द सेम टाइम मेरी वीडियो से आपको एमसी क्वेश्चंस में भी फ़ायदा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। और ये जो चैप्टर है ये इस एक वीडियो, वन गो की वीडियो में पूरा बनने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको फिज़िकल फीचर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा टफ चैप्टर है बट मैं बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कोई प्रॉब्लम आपको समझने में नहीं आने वाली। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms। इंडिया में जो इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, मैं पहले बता चुकी हूँ। लैंड अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, ये भी मैंने अभी बताया कि प्लेट्यूज भी हैं, कोस्टल प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, मीन्स किस तरीके के इलाके में आप रहते हो। आप माउंटेन्स में रहते हो, आप प्लेन एरिया में रहते हो, जैसे किस तरीके के इलाके में आप रहते हो। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। तो अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आपको प्लेन लैंड की जो है अच्छी से मतलब जानकारी होगी, फेमिलियर हो गए आप। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन, अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो तो रश टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर। तो अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो तो पहाड़ी इलाके में क्या क्या किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको। पहाड़ी इलाके पे माउंटेन्स होंगे, वैलीज होंगी, वहाँ पर वहाँ के ये क्या है, कॉमन फीचर हैं। In fact, our country has practically all major physical features of the earth, that is mountain, plain, desert, plateaus and islands। तो ये सारे के सारे जो मेजर फीचर होते हैं अर्थ के, वो सारे के सारे फीचर कहाँ पर अवेलेबल हैं, हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट physical variation geologically। The peninsular plateau consists one of the ancient land masses on the earth's surface। देखो जियोलॉजिकली, अगर हम जियोलॉजी के वे से देखें, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जैसे हमारे यहाँ का जैसे इंडिया का अगर हम नीचे से शेप देखें, ऐसे इंडिया का नीचे से ऐसे शेप है, यहाँ पर हर तरफ क्या है, पानी। तो पानी जो तीनों जो ज़मीन जो है जो तीनों तरफ से पानी से भरी होती है उसे पेनिनसुला बोलते हैं। तो इंडिया का, और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, पठार है, ठीक है। तो ये जो पठार है अब ये क्या हो गया, तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब यहाँ पर क्या, ये जियोलॉजिकल पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। और इस तरीके का जो सरफेस होता है वो वन ऑफ द पुराना सरफेस माना जाता है पूरी धरती का, वन ऑफ द पुराना। और ये वन ऑफ द पुराना सरफेस हमें पता है कि इंडिया में भी अवेलेबल है। हमें पता है कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इंडिया में भी अवेलेबल है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में हर तरीके के फीचर अवेलेबल हैं, चाहे वो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो, चाहे वो कोस्टल प्लेन हो, चाहे वो माउंटेन हो। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल होता है। उसका रीज़न ये भी है, देखो लैंड मास जितना पुराना होगा उतनी ही उसमें स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। जैसे हमारे जो माउंटेन्स हैं, जो
यंग फोल्ड माउंटेन है, जो हिमालयाज़ हैं, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि हिमालयाज़ जो हैं अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी। तो जो चीज़ अभी भी बढ़ने में है, जो चीज़ अभी भी एक्टिविटी में है, तो वो स्टेबल तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो पेनिनसुलर जो रीजन है वो हमारा क्या है, स्टेबल रीजन है। The Himalayas and the northern plains are the most recent landform। रिसेंट, और मोस्ट रिसेंट मतलब ये नहीं कि भाई चलो 5-10 साल पुराने हैं, मोस्ट रिसेंट से मतलब है कि कुछ हजार साल हुए हैं, बट फिर भी क्या है, और लैंड फॉर्म्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी रिसेंट हैं। मतलब जो हमारे जो ये जम्मू, हिमाचल और ये उत्तराखंड, अरुणाचल तक पूरी ये जो हिमालयाज़ की जो बेल्ट फैली हुई है, ये सबसे रिसेंट लैंड फॉर्म है, और ये काफ़ी अनस्टेबल है। मैंने बताया ना, जितनी पुरानी जैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू काफ़ी पुराना हो चुका है, ये स्टेबल है, तो ये सिक्योर है, यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांस नहीं होते, इनफैक्ट नहीं आते। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। इसीलिए ये जो जोन है ये कैसी है, अनस्टेबल है। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing river। तो इसीलिए अब ये जो हिमालय रीजन है हमारे इंडिया में, तो हम या फिर ऊपर की साइड यहाँ पर क्या क्या आपको मिलेगा, अब क्योंकि ये काफ़ी यूथफुल है, काफ़ी नया है, ये टोपोग्राफी नई है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, हाई पीक्स, बड़ी बड़ी चोटियाँ होंगी, डीप वैली होगी, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल, देखो जो नदियाँ अपने साथ बहा के जो मिट्टी लाती हैं वो एलुवियल नेचर की होती हैं, जिसे हिंदी में हम दोमट मिट्टी कहते हैं, और ये बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है। तो जो पहाड़ों से नदियाँ जब आके नीचे आती हैं बहती हुई, तो अपने साथ वो कैसी लेके आती हैं मिट्टी, एलुवियल। तो इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन है तो वो वहाँ पर क्या मिलेगी आपको, एलुवियल डिपॉजिट मिलेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेकिन देखो जो मैंने ये आपको बताया था, यहाँ पर ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये एलुवियल का नहीं बना हुआ। एलुवियल मतलब जो नई ताज़ा मिट्टी होती है, या जब ताज़ा टोपोग्राफी होती है, ताज़ा जो बनी होती है एरिया। लेकिन ये तो बहुत पुराने हैं, जो मैंने बताया ना कि ये जो इंडिया का ये जो पेनिनसुलर है जो रीजन, ये काफ़ी क्या है, पुराना है। तो यहाँ पर किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगी। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी बाहर निकला, और जब ये लावा बाहर इकट्ठा हो गया, तो लावा के इकट्ठे होने से यहाँ पे क्या बन गई, रॉक्स बन गई। तो ये लावा के इकट्ठे होने से जो जमा, ठंडे होने के बाद जो रॉक बन गई, ये कैसे बन गई, इग्नियस रॉक्स बन गई। तो ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं, जैसे मान लो जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज होते 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 जैसे काफ़ी सालों के बाद उसका रूप चेंज हो गया, तो मेटामॉर्फिक वो रॉक्स जिनका क्या हो जाता है, फॉर्म चेंज हो जाती है, एक रूप से वो दूसरे रूप में जब चेंज हो जाती हैं। जैसे अब जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक जो होती है, इग्नियस जो होती है वो इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में भी चेंज हो जाती हैं। कैसे कि इग्नियस रॉक से जैसे हवा चली, थोड़ी 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 मिट्टी जमा होती गई, कण थोड़े थोड़े इकट्ठे होते गए, और वो किस में चेंज हो गई, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गई। तो इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो गई, और ये क्या कहलाई, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाई। तो इस तरीके से जो पेनिनसुलर रीजन है हमारे इंडिया का, वहाँ पर कौन सी रॉक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। तो the peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valley। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको, थोड़े से हिल्स मिलती हैं और बहुत चौड़ी चौड़ी वैलीज मिलती हैं। देखो जो जो इंडिया का जो ये पेनिनसुलर रीजन था, यहाँ पर जो आपको वैली मिली वो कैसी मिली, वाइड वैलीज होती हैं, ओके। लेकिन जो हमने ये देखा था, जो माउंटेन इंडिया के ऊपर जो माउंटेन वाला जम्मू के इधर यहाँ की जो वैली होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही शार्प, यानी कि पतली होती हैं।
उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जो नदियाँ हैं वो बहुत तेज़ बहाव में बह रही होती हैं, तो एकदम से जो वो रॉक्स को काटती हुई शार्पली रॉक को काटती हुई आती हैं, तो वहाँ पर जो वैली बनती है वो वाइड नहीं बनती, वहाँ पर वाइड वैली नहीं बनती, लेकिन जो पेनिनसुलर में जो वैलीज बनी हुई हैं वो कैसी हैं, बहुत ही वाइड वैलीज हैं। आई होप ये जो पॉइंट है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, तो ये बता रहे हैं कि मेजर टोपोग्राफिक डिवीजन्स इंडिया में कौन कौन से मेजर टोपोग्राफिक डिवीजन हैं। मैं एज आई टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड यू के जो भी अर्थ के मेजर जो फिजिकल फीचर होते हैं वो इंडिया में भी ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हैं, जैसे हिमालयास हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स भी हैं, पेनिनसुलर भी हैं, सॉरी पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, डेजर्ट्स भी हैं, कोस्टल प्लेन भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड हमने देखे, तो इंडिया में ये ऑलमोस्ट सारे ही अवेलेबल हैं। जो अर्थ पे जो फिजिकल फीचर होते हैं वो हमारे इंडिया में भी अवेलेबल हैं। हिमालयन माउंटेन्स, अब हम हिमालयन माउंटेन्स को समझने से पहले मैं आपको ये जो सारी चीज़ है ये एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी, सॉरी मैप के थ्रू समझाऊंगी, तो आपको जब पढ़ते टाइम ये टॉपिक फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जो भी क्रक्स है आगे, जो भी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे 2-4, उसका जो क्रक्स है मैं वो आपको इस मैप के थ्रू समझा दूंगी। देखिए, फिर लाइन बाय लाइन तो हमें करना ही है। ये देखिए, ये जितना भी ये जो बना हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, आई शुड चेंज कलर ऑफ पेन। ये जो भी रीजन बना हुआ है, ये सारे, ये जो डार्क रेड दिखाया हुआ है ये क्या है, हिमालयास, राइट, ये हैं हिमालयास। अब हिमालयास आप देख रहे हो, ये जो ईस्ट साइड है, ये जो वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड से हिमालयास चौड़े हैं, नीचे जाते 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 पतले होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट तो हमने क्या देखा कि जो हिमालयास हैं वो वेस्टर्न साइड से थोड़े क्या हैं, ज़्यादा मतलब चौड़े हैं, वाइड हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट साइड की तरफ जाते जाओगे उनकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि जो ये वेस्टर्न साइड की साइड है, अपर साइड है, दे आर कॉन्टिन्यूस वे में हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाते जाओगे तो जो हिमालयास हैं वो थोड़ा सा डिसकॉन्टिन्यूस है, यानी कि जो उनके पीक्स बने हुए हैं, जो माउंटेन बने हुए, तो जो हिमालयास हैं वो क्या हैं, थोड़े थोड़े उनके बीच में गैप आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऊपर की साइड वो ज़्यादा कॉन्टिन्यूस हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हाइट है हिमालयास की वो कौन से रीजन में है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ मैं आपको अब ये जैसे यहाँ पर जो हिमालयास की हाइट है वो ऑलमोस्ट इवन 6000 मीटर तक आ जाती है, लेकिन थोड़ा जो ये मिडल पोर्शन है यहाँ पर ऑलमोस्ट 450 मीटर तक होती है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे जाते जाते और कम हो जाती है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि सबसे कम जो है वो कहाँ पर है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है बहुत, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक चीज़ और, अब ये देखिए, ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद जो जैसे ये पोर्शन है, जैसे थोड़ा सा ये जो वेस्टर्न और ये जो थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन, इवन यहाँ पर जो है हमने देखा कि वर्ल्ड का वन ऑफ द, ये देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, तो बिल्कुल वेस्टर्न साइड में नहीं है, ये कहाँ पर है, थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है थोड़ा सा लोकेशन वाइज, के लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट की, राइट। सो अब चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग, और जो हिमालयाज हैं जियोलॉजिकली यंग, मतलब देखिए जस्ट ये जो आप इंडिया में देखोगे बाकी चीज़ें, जैसे इंडिया का यहाँ पर नीचे की साइड अब जाओगे, मैं एक और मैप से यहाँ से इस वाले से समझाती हूँ। ये डेक्कन प्लेट्यू, जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये वन ऑफ द मतलब पुराना फीचर है, पुराना फिजिकल फीचर है, और ये स्टेबल हो चुका है। ये क्या हो चुका है, स्टेबल। अब यहाँ पर कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है, अर्थक्वेक आने का खतरा नहीं होता। लेकिन जो ये माउंटेन्स हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स,
ये बहुत बाद में बने हैं। इंडिया जैसे जैसे ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया इंडिया का लैंड मास, तो वैसे वैसे क्या होता गया, जो ये वाला जो एरिया है ये इस वाली प्लेट से टकराता गया, और जो ये एरिया है ये माउंटेन्स है और ऊपर उठते गए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी, ये जो फिजिकल फीचर है इंडिया का, जो माउंटेन्स हैं ये काफ़ी यंग है। इसी और ये कैसे बने हैं, लैंड मास, ये इधर से लैंड मास था, इंडिया इधर से, तो आपस में ये टकराए और फोल्ड होके क्या होता गया, ऊपर उठते गए। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, यंग हैं, फोल्ड हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब आपको रीज़न समझ में आया होगा इनके नाम के पीछे क्या लॉजिक है। The Himalayan geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern border of India. These mountain ridges run in the west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे हमें पता है कि देखिए यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम है और इधर क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि इंडस से ब्रह्मपुत्र के यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए पूरा इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में फैला हुआ है। तो ये यही चीज़ बता रहे हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें पता है कि हिमालयाज में ही, हिमालयाज जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालयाज का ही हिस्सा है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी का है, तो ये यंग फोल्ड माउंटेन की कैटेगरी का है। दे फॉर्म एन आर्क, एक हम देख रहे हैं ना आर्क की फॉर्म में है, ये देखिए ये आर्क की फॉर्म में है, आर्क की फॉर्म में। उसके बाद क्या दिखा रहे हैं, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, जो ये लेंथ है इनकी। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये विड्थ की बात की जा रही है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पर इनकी विड्थ और यहाँ पर इनकी विड्थ में काफ़ी फ़र्क है, तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पर। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। एल्टीट्यूडनल वेरिएशन, एल्टीट्यूड ठीक है, ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है इस ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है, इस वेस्टर्न हाफ में थोड़ी सी मतलब यहाँ से कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे माउंट एवरेस्ट यहीं पर ही है, इस ईस्टर्न हाफ में ही है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. The northernmost range is known as Great और Inner Himalayas और हिमाद्री। ये मैं आपको बताऊंगी, ये जो हिमालयाज और हिमाद्री हैं, ये देखो हिमालयाज ये वाला जो एरिया है, जस्ट सेकेंड इसको मैं मिटा देती हूँ। ये वाला जो एरिया है, तो इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये जो है, ये होते हैं, इनको बोलते हैं या तो हिमालयाज या हिमाद्री, हिमाद्री ठीक है। इनको ये इस वाले हिमालय को बोलते हैं हिमालयाज या फिर हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस, मैंने बताया ना एक मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज, ये जो हिमालय हिमाद्री है मोस्ट कॉन्टिन्यूस है, ऐसे कॉन्टिन्यूस। कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो ये वाले हैं ये ऑलमोस्ट 6000 मीटर की इनकी ऊंचाई है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि 6000 मीटर, या फिर ये पूछ लेंगे जो हिमालय या हिमाद्री है इनकी कितनी तक हो सकती है, तो ऑप्शन में दे देंगे 6000 मीटर, 4000 मीटर, 2000 मीटर, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स में, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट हिमालयन पीक हैं वो इसी रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। ये देखो आप देख भी सकते हो, ये देखो यहाँ पर ये जो पीक सी बनाई गई हैं, ये जो निशान है ये पीक को दिखा रहे हैं, राइट। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite, ठीक है। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयाज, अच्छा ग्रेट हिमालयाज से इनका मतलब है जो ये वाले जो हिमालयाज हैं दे आर ग्रेट हिमालयाज, दे आर ग्रेट हिमालयाज। और इन हिमालयाज की जो कोर है यानी कि अंदर से ये जो हिमालयाज हैं ये किस चीज़ के बने हुए हैं, ग्रेनाइट के। तो ये भी आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं वो किस, उनकी जो कोर है वो किस चीज़ से बनी हुई है, तो आपसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वो लिग्नाइट, ग्रेनाइट,
ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ऐसे एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट भी याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड। पेरिनियली मतलब सारा साल, सारा साल जो है स्नो से ढके होते हैं। एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रीजन, और इस यहाँ से बहुत सारे जो ग्लेशियर हैं वो नीचे पिघल के आते रहते हैं। The range lying to the south of the Himadri form the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalayas. Lying to the south of Himadri, अब ये देखिए, ये था हिमाचल या हिमाद्री, इसके साउथ में यानी कि और अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए, ये लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, ये सारे क्या हो गए, ग्रेट हिमालयाज। या तो ग्रेट हिमालयाज बोल लो, या इनर हिमालयाज बोल लो, या हिमाद्री बोल लो, या ये सारे क्या हैं, एक ही चीज़ है। और इनके जस्ट साउथ में, इनसे इनसे साउथ में क्या पड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं हिमाचल। हिमाचल, ये देखिए यहाँ कह रहे हैं ना, हिमाचल और लेसर हिमालयास, ठीक है। तो यानी कि ग्रेटर हिमालयास के बाद क्या आ जाएंगे, लेसर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास के जस्ट नीचे। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3700 and 4500 meter and average width is of 50 kilometer, while the Pir Panjal range forms the longest and the most important. तो मैंने बताया था कि जैसे पहले क्या आते थे, ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, ठीक है। ग्रेटर हिमालयास को और क्या बोलते हैं, हिमाद्री, वो पहले आएंगे। ग्रेटर हिमालयास के साउथ में क्या पड़ते हैं, लेसर हिमालयास। ओके, लेसर हिमालयास का पार्ट हैं ये सारे। जैसे लेसर हिमालयास का पार्ट हैं क्या, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार एंड महाभारता रेंज और ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। तो ये कहाँ पर पड़ते हैं, लेसर हिमालयास में। तो आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन में कि लेसर हिमालयास को डिस्क्राइब करो, तो आप कहोगे कि ये ग्रेटर हिमालयास के साउथ में पड़ते हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत रेंज, ये सारे किस में पड़ते हैं, लेसर हिमालयास में पड़ते हैं। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो लेसर हिमालयाज हैं, इसमें क्या पड़ गए, एक तो पीर पंजाल, धौलाधार, ये सब आ गए। ऊपर से कुछ फेमस वैली हैं जैसे कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये कहाँ पर पड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश लेसर हिमालयास में इंक्लूड होता है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। तो हिल स्टेशंस यहाँ के काफ़ी अच्छे और सुंदर सुंदर होते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड एज शिवालिक। से देखो, जैसे अब ये जम्मू वाला पार्ट है, ये मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। जैसे देखो, ये अपर वाला पार्ट क्या हो गया, ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास के नीचे क्या आ गए, लेसर हिमालयास। फिर लेसर हिमालयास के नीचे जो ये हैं, ये क्या आ गए, शिवालिक, यानी कि उससे भी नीचे और उससे भी कम हाइट में। ओके, तो इस तरीके से इनका है। आगे क्या देखते हैं हम, ये एक बार इस वाले मैप में भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हो। मैं इस मैप से आपको कुछ इंडिया का माउंटेन सिस्टम और कुछ फिज़िकल फीचर हैं, अगर मैं इन शॉर्ट अगर कंक्लूड करूँ, तो ये सारा हमने पढ़ लिया। ये हिमालयास हैं, हिमालयास में भाई ग्रेटर हिमालयास आ गए, लेसर हिमालयास आ गए, फिर शिवालिक आ गए, और ये पूरे हिमालयास जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक, ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक फैले हुए हैं। वेस्ट इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक फैले हुए हैं। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हमने पढ़ा था। ये वेस्टर्न ये वेस्टर्न घाट हैं, ये ईस्टर्न घाट हैं। दे आर ऑल्सो हिली रीजन, यह माउंटेनियस सिस्टम है यहाँ पर भी। आगे क्या है देखते हैं। शिवालिक, दिस वॉज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक शिवालिक। जो शिवालिक हैं 10 से 50 किलोमीटर जो हैं ये फैले हुए हैं, एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर। तो जो हमने सबसे ऊपर देखा था, जो ये था ग्रेटर हिमालयाज की, अगर हमने हाइट देखी थी तो ये कहाँ तक थी, 6000 मीटर तक। अगर लेसर हिमालय हमने देखी थी कि ये कहाँ तक पड़ती हैं, 4500 मीटर तक। तो जब शिवालिक आएंगे ये इनसे भी नीचे आ जाएंगे, 1100 मीटर तक इनका एल्टीट्यूड होता है शिवालिक का। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located फर्दर नॉर्थ। यानी कि वो ये कह रहे हैं, जैसे ये वाले जो ग्रेटर हिमालयास थे, मान लो कोई रिवर है,
राइट। रिवर बहती 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 और नीचे आई, लेसर हिमालयाज तक पहुंची, लेसर हिमालयाज से रिवर और नीचे नीचे आती 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 शिवालिक तक आ गई। तो यह वो क्या लाएगी, अनकॉन्सोलिडेटेड, अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब इकट्ठे सेडिमेंट्स, मतलब जो सेडिमेंट मिट्टी के जो कण होते हैं वो अपने साथ ले, ग्रेटर हिमालय से ऊंचे वाले हिमालय से बहती बहती कहाँ तक आ गई, नीचे तक आ गई, फुटहिल तक, शिवालिक तक आ गई। और अपने साथ क्या लेकर आई, कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट brought down by river from the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. यानी कि अब नीचे जब वो पहुंची वैली एरिया तक तो वहाँ पर क्या हो गया, मैंने कहा था नदियों के साथ जो अपनी नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लेके आती हैं वो एलुवियम होती हैं, दोमट मिट्टी होती है, ग्रेवल्स मतलब जो पत्थर के जो छोटा पार्ट होता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। लॉन्गिट्यूडनल वैली, अब जैसे लेसर हिमालय, अब देखो ये थे ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साउथ में लेसर हिमालय, लेसर हिमालय के साउथ में शिवालिक, ठीक है। तो ये लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो रीजन है ये क्या बनाता है, दून्स बनाता है। और यहाँ पर कई हमें पता है फेमस दून हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ लेंगे कि जो दून्स हैं वो किस किस के बीच में बनते हैं, ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय के बीच में, ऑप्शन बी लेसर हिमालय या शिवालिक के बीच में। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, या फिर ये लेसर हिमालयाज में बनते हैं या ग्रेटर हिमालयाज में, इस तरीके से या इनके बीच में। तो ऐसे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर उल्टा पूछ सकते हैं कि देहरादून जो है वो किन किन के बीच, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हर वे से इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स, Himalayas have been divided on the basis of region from west to east. सी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से इनका क्या मतलब था, लेट्स से जैसे ये हमारा इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है और ये इंडिया का वेस्टर्न साइड है, ये इंडिया का ईस्ट में यहाँ पे क्या आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो अब ये जो हमने दून्स देखे थे यहाँ पर, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो दून्स बन रहे थे ये क्या थे, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हाइट वाइज इन दून्स कहाँ पर बनते हैं। अब आ जाएगा कि ये क्या करते हैं कि भाई हमने हिमालयाज़ को वेस्ट टू ईस्ट के अकॉर्डिंग हमने कैसे डिवाइड किया है, कि यहाँ से यहाँ तक के बीच वाले हिमालयाज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच वाले हिमालयाज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच वाले हिमालयाज़ को क्या बोलते हैं। अभी तक जो हमने डिवीज़न देखी थी, जैसे जो हमने ग्रेटर हिमालयाज़ देखे, फिर लेसर हिमालयाज़ देखे, फिर हमने शिवालिक देखे, वो हमने लॉन्गिट्यूड यानी कि हमने वो ऊंचाई के बेस पर देखा जो डिवीज़न हमने देखा। अब हम जो डिवीज़न देखेंगे वो हम कैसे देखेंगे, वेस्ट से लेके ईस्ट के बीच में जो डिवीजन्स हैं इनको क्या बोलते हैं, राइट। देखते हैं इसको। These divisions have been demarcated by the river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalayas। यानी कि ये इंडस वैली है, इंडस रिवर है। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इंडिया का मोटा मोटा सा बना ही देती हूँ, जैसे ये इंडस सिस्टम है, ये मान लो सतलुज सिस्टम है, इसके बीच के जो हिमालयास हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पंजाब हिमालयास, इनको हम बोलेंगे पंजाब हिमालयास, राइट। पंजाब हिमालयास। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि बताओ पंजाब हिमालयास कौन से रिवर सिस्टम के बीच में आता है। बट इज ऑल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसको हम पंजाब हिमालयास भी बोल सकते हैं, इसको हम हिमाचल हिमालयास भी बोल सकते हैं, और इसको हम कश्मीर हिमालयास भी बोल सकते हैं। The part of Himalayas lying between Satluj and Kali river is known as कुमाऊं हिमालयास। मान लो ये सतलुज रिवर है, काली रिवर अप्रोक्सीमेटली आपको लोकेशन बता रही हूँ, तो इनके बीच के हिमालयास को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कुमाऊं हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास यानी कि नंबर 1 पे पंजाब हिमालयास, सेकंड पे कुमाऊं हिमालयास, फिर आगे ये रहा कुमाऊं हिमालयास। The Kali and Tista rivers demarcated the Nepal Himalayas and the part lying between Tista and Dihang river is known as Assam Himalayas. See, तो ये यूँ
ये ऐसे करते करते हम कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक पहुँच गए। तो ये थी, क्या थी, काली रिवर। काली रिवर और ऑलमोस्ट यहाँ पे तिस्ता रिवर। तो काली और तिस्ता के बीच वाले जो हिमालयास हैं उनको हम क्या बोलेंगे, और इनको हम बोलेंगे नेपाल हिमालयास। जस्ट अ सेकेंड। एंड यहाँ ये हो गई तिस्ता रिवर, तिस्ता रिवर, और ये हो गई दिहांग रिवर, दिहांग रिवर, दिहांग, दिहांग, जो आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि इसको कई तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो नेपाल हिमालयास के बाद आ गए क्या, असम हिमालयास, असम हिमालयास। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहले आए कौन से हिमालय, कश्मीर हिमालयास कह लो या पंजाब हिमालयास कह लो। तो मैं सबसे पहले आए पंजाब हिमालयास। पंजाब हिमालयास के बाद कौन से आए, उसके बाद आए कुमाऊं हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास। कुमाऊं हिमालयास के बाद आए नेपाल हिमालयास, और नेपाल हिमालयास के बाद आए असम हिमालयास, असम हिमालयास। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, ये हमारा असम हिमालयास। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयास। रीजनल नेम भी हैं, लेट्स से अब हिमाचल प्रदेश, सॉरी, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हिमालयास की कुछ चोटियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब रीजनली लोग उनको हिमालयास बोलने की बजाय उन चोटियों के अलग अलग नाम रख देते हैं, कि इस वाली पर्टिकुलर चोटी का ये नाम, इसका ये नाम, ऐसे कुछ रीजनल नाम रख देते हैं। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। ये देखो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये रहा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो, अब ये पूरे इंडिया का ईस्ट है ना, ये पूरे, सॉरी क्या, ये पूरे इंडिया का क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट, ये जो ईस्टर्न बाउंड्री है ये क्या बनाती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर ईस्टर्न बाउंड बनाती है किसकी, हिमालयास की। बियॉन्ड द दिहांग gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the east boundary of India. They are known as Purvanchal or the eastern hills and mountains. ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ये हिमालयास की रेंज आ रही थी, यहाँ पे एकदम से एक शार्प टर्न ले लिया, एकदम से क्या गया, शार्प टर्न हिमालयास ने। इनको बोलते हैं पूर्वांचल। तो ये यही बता रहे हैं, इनको पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल। और द ईस्टर्न हिल्स बोल सकते हैं। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में रन करते हुए जाते हैं। ये आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से मिलके बना होता है। तो हमसे पूछ लेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के जो हिमालयास हैं, या फिर जिनको पूर्वांचल भी बोलते हैं, तो वो किस टाइप के स्टोन से बना होता है, तो वो किस टाइप के स्टोन से बना होता है, सैंडस्टोन से बना होता है। जैसे जब हमने ग्रेटर हिमालयास का जो हम देख रहे थे, तो हमने देखा था उसकी जो कोर है वो किस चीज़ से बनी होती थी, वो बनी होती थी ग्रेनाइट से। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वाले जो हैं किससे कंपोज हैं, सैंडस्टोन से। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। पैरेलल ऐसे पैरेलल वे में लाए करते हैं। ये पूर्वांचल हैं, ये पूरे जैसे ये मान लो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जैसे शार्प इसने बैंट लिया, इसको पूर्वांचल बोलते हैं। और ये पैरेलली रन करते हैं। दी पूर्वांचल कॉम्प्राइज दी पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये रीजनल नेम्स हैं। ये जैसे पटकाई हिल्स, ये जो है रीजनल नेम्स हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उन्होंने हिमालयास के, पूर्वांचल्स के अपने कुछ रीजनल नाम रखे हुए हैं। तो ये कुछ रीजनल नेम्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन, अब प्लेन्स को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो किया वो किसके बारे में पढ़ा, अभी तक हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन एरिया के बारे में। यानी कि हम जैसे कैटेगरी कर रहे थे ना, कि जैसे इंडिया के जो फिजिकल फीचर हैं, जैसे पहले पे हमने पढ़ा माउंटेन्स के बारे में, राइट। सेकंड पे पढ़ेंगे हम
सेकंड में हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, फिर हम प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन, ऐसे करते करते इंडिया के सभी फिजिकल फीचर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब सेकंड नंबर पे है क्या, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न से मतलब है इनका इंडिया के नॉर्थ से, इंडिया के नॉर्थ से। अब नॉर्थ ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट आएगा, राइट, इंडिया का नॉर्थ। अब नॉर्थ में कौन से, जैसे जम्मू हो गया, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इधर के ये सारे जो रीजन्स हैं ये कौन से आएंगे, इंडिया के नॉर्थ में। तो उसी नॉर्थ में जो प्लेन लाए करते हैं उन्हीं की फीचर के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। The northern plains has been formed by the interplay of the three major river systems, namely Indus, Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. ये वाला जो नॉर्दर्न प्लेन वाला जो टॉपिक है, ये आपको मेनली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये ऑलमोस्ट ये वाला जो रीजन है, देखो ये वाला, ये इसके जो भी ऊपर वाला है, ऑलमोस्ट मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ, ये सारा जो रीजन है ये जो है नॉर्दर्न प्लेन, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, ये वाला जो रीजन है ये नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट कैसे हुए, आप थोड़ा सा देखो, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है। हमने ये देखा ये सारा माउंटेन था, अब माउंटेन से नदियाँ बहकर नीचे आई, राइट, नदियाँ बहकर नीचे आई। जब नदियाँ नीचे आएंगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, डिपॉजिट्स लेके आएंगी। किस चीज़ के डिपॉजिट्स लेके आएंगी, उनके पास होंगी तो सॉइल, सॉइल भी कौन सी, एलुवियल सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी, विच इज़ वन ऑफ द फर्टाइल सॉइल। अब अगर ये अपने साथ, ये जो नदियां हैं अपने साथ एलुवियल सॉइल लेके आ रही हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो प्लेन बनेंगे, ये जो प्लेन, क्योंकि अब ये जो माउंटेन रीजन से जो नदी थी वो नीचे प्लेन एरिया में आ गई, यहाँ पर प्लेन एरिया में जो मिट्टी आई वो फर्टाइल थी, यहाँ पर जो एरियाज थे वहाँ पर फसल अच्छी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेनली कौन सी नदियाँ थी जो मेन डोमिनेशन रखती थी, इस साइड कौन सी है, इंडस, यहाँ पर कौन सा है, इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ पर कौन सा है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, यहाँ पर कौन सा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है। तो ये जो पूरा नॉर्थ एरिया हो गया, ये तीन में डिवाइड हो गया, तीन में, पहले वाला इंडस वाला, दूसरा गंगा वाला और तीसरा ब्रह्मपुत्र वाला। यानी कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किस में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, तीन उसमें डिवाइड हो गए बिकॉज ऑफ दीज थ्री रिवर सिस्टम। यहाँ पे मैं रिवर सिस्टम क्यों कह रही हूँ, रिवर सिस्टम का मतलब ये होता है, एक तो होती है मेन रिवर, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर, ठीक है, ये तो हो गई मेन रिवर, इसके साथ छोटी छोटी नदियाँ आपस में आके जुड़ती हैं इसके अंदर, ये हो गई इसकी ट्रिब्यूटरीज जो आके जुड़ी। अब ये पूरा बन गया एक सिस्टम जिसको हम बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तो ऐसे ही तीन रिवर सिस्टम है, एक है इंडस रिवर सिस्टम, एक है गंगा रिवर सिस्टम और एक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब ये हम इसको पढ़ेंगे प्रॉपर। The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, Indus, Ganga and Brahmaputra along with their tributaries. तो यही कह रहे हैं कि रिवर सिस्टम, तो अब आप समझ गए कि रिवर सिस्टम से क्या मतलब है, एक तो जो मेन रिवर होती है वो, और उसके साथ जो उसके ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं, ये पूरा एक सिस्टम बनता है रिवर का, जिसे रिवर सिस्टम बोलते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि जो रिवर आई हैं अपने साथ जो सॉइल लेके आई हैं वो एलुवियल सॉइल है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। अब हुआ क्या, जैसे मान लो अब ये पहाड़ों से आके ज़मीन पर नीचे प्लेन एरिया में आ गई रिवर, फॉर एग्जाम्पल गंगा रिवर नीचे आ गई, अब ये बह रही है। अब ये जो प्लेन एरिया में आ गई, अब ये सालों तक यहाँ पर ये जो सॉइल है, ये एक यहाँ पर है, ये साइड्स वाली जो सॉइल है उसको बहुत टाइम से है,
तो उसने क्या किया, फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। अब ये इस वजह से ये जो प्लेन है इस सॉइल की वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया, राइट। तो ये यही कह रहे हैं, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो प्लेन है यानी कि अब मैं जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, अब इन्होंने ये बोला है कि जैसे मैंने कहा था कि ये 3 में डिवाइड हो गया, ये वाला इंडस था, ये वाला गंगा था, ये वाला ब्रह्मपुत्र था। तो ऑलमोस्ट ये कितना ब्रॉड हो गया, ये कह रहे हैं कि ये 240 से कितना 320 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रॉड, किलोमीटर ब्रॉड इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। और यहाँ पर पॉपुलेशन भी डेंस होगी। अब आप यहाँ पे ये जो माउंटेन एरिया था, ठीक है, ये तो प्लेन एरिया हो गया, फर्स्ट प्लेन एरिया, सेकंड प्लेन एरिया, थर्ड प्लेन एरिया। यहाँ पर पॉपुलेशन इनमें ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मिट्टी है, मिट्टी की वजह से जो प्लेन एरिया है वो बहुत फर्टाइल हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों का जो रहना है वो पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर वो फसल उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं तो रहना खाना पीना सब उनके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a productive part of India. ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो हैं वो कहाँ पर रहना प्रेफर करेंगे, जहाँ पर उनको एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी अवेलेबल हो रही है, अच्छा पानी अवेलेबल हो रहा है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जगह अवेलेबल हो रही है, क्योंकि प्लेन एरिया आ चुका है, वहाँ पर उनके लिए खेती करना आसान है एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एरिया। एट द सेम टाइम अच्छी सॉइल मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जा सकता है कि जो प्लेन एरिया वही ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू माउंटेन एरिया और अदर एरियाज। उनको हर एक चीज़ की जो सहूलियत है वहाँ पर मिल रही है। नेक्स्ट, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। अब ये माउंटेन था, माउंटेन से आई नीचे, अब यहाँ पर प्लेन एरिया में आई, जो भी अपने साथ मिट्टी, अपने साथ कंकड़, अपने साथ जो भी सिल्क, जो भी सिल्ट वगैरह लेके आ रही थी, सारा का सारा यहाँ पर क्या हो गया, डिपॉजिट। ये तो हो गए पत्थर वगैरह डिपॉजिट, पानी वगैरह सब क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया इन द लोअर कोर्स। तो ये हो गया हायर कोर्स, ये हो गया लोअर कोर्स। ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। अब यहाँ पे जो स्लोप है, ये जो है ये स्टीप स्लो था, अब ये वाला जेंटल स्लोप है। जेंटल मतलब एकदम स्टीप नहीं है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। अच्छा एक चीज़ और, रिवराइन आइलैंड कैसे बने, मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है इंडिया के, राइट। अब यहाँ से क्या आई, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर आई, ब्रह्मपुत्र रिवर ये माउंटेन से आई, नीचे आके प्लेन में चली गई, प्लेन एरिया में आ गई। अब ये जो प्लेन एरिया में आई तो अपने साथ क्या डिपॉजिट किया इसने, पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह, राइट। यहाँ पे डिपॉजिट होते गए, डिपॉजिट होते गए, डिपॉजिट होते गए। कई सौ सालों के बाद क्या हुआ, आसपास का पानी जो है वो तो कम होना शुरू हो गया, डिपोजिशन ज़्यादा हो गया। ये डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो गया कि ये किस में चेंज हो गया, एक आइलैंड में, ये आइलैंड में चेंज हो गया ये सारा डिपोजिशन। तो अब ये जो आइलैंड है इसका एक एग्जाम्पल भी है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से, एक रिवर। और इस टाइप के आइलैंड को क्या बोलते हैं, इस टाइप के आइलैंड को बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आइलैंड किसकी वजह से बना है, रिवर की वजह से। रिवर अपने साथ जो डिपॉजिट लेके आई थी, जब वो आते आते इकट्ठे होने शुरू हो गए नीचे वाले एरियाज में, तो इतना डिपोजिशन हो गया कि एक आइलैंड में ही चेंज हो गया। अब माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। यानी कि अब ये पता है कैसे बना हुआ है, जैसे मान लो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, रिवर के बीच में एक आइलैंड बना हुआ है और चारों तरफ क्या है, रिवर है। और यहाँ पर क्या है, लोग रहते भी हैं, पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये इवन नॉट ओनली इंडिया, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जहाँ पर लोग इतने अच्छी खासी मात्रा में रहते हैं। नेक्स्ट, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट।
दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब देखो हुआ क्या कि एक आपको इसके थ्रू बता देती हूँ मैं। देखो हुआ क्या, सी अब जैसे मान लो ये माउंटेन एरिया था, माउंटेन एरिया से रिवर आ रही थी, नीचे आई। जब माउंटेन से जो मेन रिवर आती है तो इसके साथ छोटी 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 ट्रिब्यूटरीज इसके साथ ऐड हो जाती हैं, जो इसको फर्दर क्या करती हैं, तेज करती हैं, इसका बहाव को और इंक्रीज करती हैं। जब वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाती हैं तो क्या होता है, वो डिपोजिशन होना यहाँ पे पत्थरों का और चीज़ों का, मिट्टी का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि वो स्पीड में थी लेकिन एकदम से डिपोजिशन होना शुरू हो गया, तो छोटे छोटे नदियाँ जो हैं इससे, ये तो हो गई मेन नदी निकल गई, मेन नदी में से छोटी छोटी नदियाँ बाहर निकल जाती हैं, किसकी वजह से, इस डिपोजिशन की वजह से, क्योंकि उनको कई बार कई सारे चैनल में चेंज हो जाती हैं। वो मेन रिवर तो बह ही रही है, लेकिन अब ये जो जिन्होंने आके ऐड किया था, जो आके ऐड हुई थी, ये होते थे ट्रिब्यूटरीज। लेकिन नीचे आने के बाद क्या हुआ, वो बाहर, इसमें तो ऐड हो रही थी, इसमें तो ऐड हो रही थी, इसमें से निकलनी, इसमें से बाहर निकल रही हैं, माइनस हो रही हैं, तो इनको तो बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरीज, और इनको जो बाहर निकल रही हैं इनको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताओ ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फ़र्क होता है, तो यही फ़र्क होता है। ट्रिब्यूट एक मेन रिवर में ट्रिब्यूटरीज का आना, मेन रिवर से ट्रिब्यूटरीज का जाना, ये ओवरऑल ये जो सारा कंसेप्ट है ये एक रिवर सिस्टम को बनाता है। और ये जो रिवर सिस्टम है क्या बनाता है, एक प्लेन एरिया का सिस्टम पूरा बनाता है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स, formed by the Indus and tributaries। अब ये जैसे मैंने बताया था कि ये जो मान लो ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर इंडस रिवर है, राइट। अब यहाँ पे इंडस रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोल देंगे पंजाब प्लेन्स, इसको हम बोलेंगे पंजाब प्लेन्स। formed by the Indus and its tributaries, the लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, ज़्यादातर ये पाकिस्तान में लाई करता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी एंड ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोब्स। दोब्स क्या होता है, देखो इन्होंने वैसे आगे एक्सप्लेन किया भी है कि दोब क्या है। दोब इज मेड अप ऑफ two words, do meaning two and ab meaning water. Similarly Punjab is also made up of two words, panj meaning five and ab means water। एक्चुअली क्या है ना, देखो जैसे ये इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट, ये उसके ट्रिब्यूटरीज हैं कि भाई रिवर को आके ज्वाइन कर रही हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। अब जैसे मान लो इस ट्रिब्यूटरी और इस ट्रिब्यूटरी के बीच का जो रीजन है वो दोब कहलाता है, दो रिवर्स के बीच के रीजन को दोब बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट द गंगा। अब अभी तक हमने जो बात की वो पंजाब प्लेन्स की, पंजाब प्लेन्स जो हैं वो कौन से प्लेन होते हैं, इंडस रिवर सिस्टम जो प्लेन एरिया कवर करती है उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। अब आ जाते हैं गंगा प्लेन्स, एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड द तिस्ता रिवर। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर पड़ता है इंडस रिवर सिस्टम, ये है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर, घग्गर ऑलमोस्ट यहाँ पड़ेगी, तिस्ता रिवर ऑलमोस्ट इधर पड़ेगी सिक्किम के इधर आसपास। तो इस ये वाला जो सिस्टम है, मैंने बताया था ना, पहला सिस्टम, पहला प्लेन सिस्टम, दूसरा प्लेन सिस्टम और तीसरा प्लेन सिस्टम। पहला प्लेन सिस्टम इंडस रिवर की वजह से, दूसरा प्लेन सिस्टम गंगा रिवर की वजह से और तीसरा प्लेन सिस्टम ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से। तो ये गंगा वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। particularly in Assam lies the ब्रह्मपुत्र प्लेन। और असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आते हैं, असम ब्रह्मपुत्र, यानी कि आपसे पूछ लेंगे एमसीक्यू में, पूछ लेंगे कि बताओ गंगा रिवर सिस्टम, या फिर ऑप्शन दे देंगे भाई पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, थोड़ा झारखंड, वेस्ट बंगाल, इनमें कौन सा रिवर सिस्टम है, तो इसमें कौन सा है, गंगा रिवर सिस्टम। क्वेश्चन में पूछ लेंगे असम में कौन सा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, राइट।
The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. तो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं डिस्क्राइब फ्लैट लैंड कि ऑलमोस्ट ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। फिर रिलीफ का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी में चेंज, जैसे अलग अलग रिलीफ सिस्टम, मतलब पहाड़, प्लेन, प्लेट्यूज, ये सब चीज़ें, तो ये अलग अलग रिलीफ। लेकिन जो प्लेन है हम देखेंगे ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड होता है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता। इट इज़ नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। तो लेकिन जो हम जैसे जो फ्लैट लैंड होती हैं भाई उसमें रिलीफ में वेरिएशन नहीं होता, लेकिन ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप फिर भी डाइवर्स चीज़ें देख सकते हो। According to the variation in relief feature, the northern plain can be divided into 4 regions. इनको further 4 regions में divide कर सकते हो। The rivers after descending from the mountains deposit pebbles. Pebbles मतलब पत्थर के जो टुकड़े होते हैं। In a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slopes of Shivalik, it is known as Bhabar. ये क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये एक पहाड़ से रिवर आई नीचे और ये प्लेन एरिया में आ गई। अब हुआ क्या, ये जो पेबल थे, ये जो पत्थर के टुकड़े थे, ये फैल गए क्योंकि बहुत भारी रिवर होती हैं, बहुत स्पीड में पानी होता है और बहुत कुछ लेके आती हैं अपने साथ। ये जो बड़े बड़े जो टुकड़े थे, और ये शिवालिक मैंने बताया ना, ऊपर ग्रेटर हिमालय होते हैं, नीचे लेसर हिमालय होते हैं, नीचे शिवालिक होते हैं, तो ये जो डिपोजिशन होता है ये शिवालिक के यहाँ पर होता है। शिवालिक इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट, और ये जो बेल्ट फैली होती है ऑलमोस्ट कितनी 8 to 16 किलोमीटर फैली होती है, ये पेबल्स पत्थरों की बेल्ट। और ये जो पूरी पत्थरों की बेल्ट है इसको हम बोलते हैं भाबर, इसको हम बोलते हैं भाबर। अब ये जो भाबर होती है, इस भाबर में क्या होता है, अब ये जो पानी था ना, अब क्योंकि ये तो पत्थर फैल गए इतने सारे एरिया में 8 से 16 किलोमीटर, ये जो रिवर थी बेचारी इनके नीचे क्या हो गई, छुप गई, यानी कि भाबर एरिया में रिवर जो है वो छुप गई। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट, तो जो स्ट्रीम्स थी वे क्या हो गई, छुप गई। साउथ ऑफ दिस बेल्ट बना लेते हैं। अब देखो ये पूरी पत्थरों की बेल्ट बन गई, इसके साउथ में, इसके मान लो ये रिवर आई, ये पत्थर हो गए, ये भाबर बन गया ये, ठीक है। अब भाबर के साउथ में क्या हुआ, द साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज। अब जैसे मान लो यहाँ पर रिवर आई, इस बेल्ट में छुप गई क्योंकि पत्थर इतने सारे थे, पत्थरों के नीचे रिवर नहीं दिखी। अब लेकिन पत्थर वाला जब एरिया जैसे ही ख़त्म हुआ, रिवर फिर से क्या हो गई, रीअपीयर हो गई, ठीक है, फिर से हमें दिखने लग गई। तो अब जब जिस एरिया में जो रीएमर्ज हो गई, रीअपीयर हो गई एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई, तो यानी कि क्या बन गया, पहले बना भाबर, भाबर के नीचे बन गया तेराई एरिया। तेराई एरिया में क्या होगा, पानी होगा, वेट एरिया होगा, ये क्या होगा, ड्राई एरिया होगा। भाबर ड्राई एरिया होता है और जो तेराई है वो वेट एरिया, मार्शी लैंड। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होने के बहुत चांसेस होते हैं, वेट होता है ना। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो यहाँ पर ये एरिया काफ़ी जो है काम आया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में, जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कौन से रीजन में पड़ता है, भाबर में, तेराई में, एग्जैक्ट किस टाइप के रीजन में जो है ये पड़ता है। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium. It lies above the flood plains of the rivers and presents a terrace-like feature. This part is known as Bhangar. The soil in this region contains calcareous deposit locally known as कंकर। अब देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो ये एक रिवर है, राइट, ये रिवर बह रही है, पानी बह रहा है इसके अंदर, मिट्टी भी बह रही है साथ में। अब ये जो किनारों से जो बह रही थी मिट्टी, ये किनारों पे जमा हो गई,
ये मिट्टी यहाँ पर क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई इस रिवर की वजह से। अब ये जो मिट्टी डिपॉजिट हो गई, अब फर्दर आता गया पानी, आता गया आता गया, ये वाली जो डिपॉजिट मिट्टी थी ये पीछे हटती गई और नया वाला डिपोजिशन होता गया, मिट्टी पीछे पीछे हटती गई और यहाँ तक जो है वो डिपॉजिट हो गई। तो ये वाली जो मिट्टी डिपॉजिट को कई साल हो चुके हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, भांगर। भांगर या ओल्डर एलुवियम, ओल्डर एलुवियम, भांगर, और इस भांगर में होते हैं कंकर। अब आपको समझ में आए ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। अब देखो आपको अब समझ में आएगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्डोर ओल्डर एलुवियम। ये जो नदी के पीछे जा चुकी है इसको ओल्डर एलुवियम बोलते हैं, और ये लार्जेस्ट पार्ट बनाता है नॉर्दर्न प्लेन्स का। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर, ये फ्लड, इनको फ्लड प्लेन बोलते हैं। इट लाइज अबाउट, तो ये इधर लाई करते हैं, एंड प्रेजेंस टेरेस, क्योंकि देखो आई डिपॉजिट हुआ यहाँ पे, फिर फर्दर डिपॉजिट, फिर फर्दर डिपॉजिट, फर्दर 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 टेरेस बन गया। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, और इसी को हमने भांगर बोल दिया। ठीक है, ये हो गए कंकर, राइट। अब आगे चलते हैं। न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। न्यूअर यंगर, अब देखो मान लो ये एक रिवर है, जो पुराने वाला डिपॉजिट पीछे चलाता गया, पुराना डिपॉजिट मिट्टी का जो है वो पीछे चलता गया। इस वाले ये जो पुराने वाला डिपॉजिट था इसको हमने पीछे, हमने बोला भी क्या बोला था, कंकर। कंकर होता है ना ये, जैसे देखो जैसे हमने ये पीछे देखो इसको ये कंकर हो गया, कंकर बोल देते हैं, भांगर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो नए वाला जो फ्रेशली डिपॉजिटेड चीज़ें होंगी, फ्रेशली डिपॉजिटेड जो मिट्टी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, खादर। तो आपसे ऑप्शंस में पूछा जा सकता है कि खादर कौन सा एलुवियम है, न्यूअर एलुवियम है या ओल्डर एलुवियम है। तो खादर कौन सा एलुवियम है, न्यूअर, न्यू वाला। और जो भांगर है वो कौन से वाला है, पुराने वाला, राइट। आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स में देखो आपको याद रखनी है। सी, ये देखिए हमने पहले जैसे हम अब मैंने बताया था कि मान लो ये जो रिवर है ये नीचे आई, तो यहाँ पर क्या बना था, क्या बना था, ये भाबर, ठीक है। अब और ये नीचे तराई रीजन, ठीक है। और अब हमने एक एक टर्म क्या देखी, भांगर, एक हमने क्या टर्म देखी, खादर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड आर सो फर्टाइल, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। कि ये जो मान लो आ रही थी, ये जो नई नई फ्रेशली मिट्टी जो होती है जिसको हम खादर भी बोलते हैं, तो खादर जो होती है नई है ना, फ्रेश है, तो ये बहुत फर्टाइल होती है, अच्छी होती है ये एग्रीकल्चर के लिए। अब आगे चलते हैं। देखो हमने दो कैटेगरी पढ़ ली, दो फिजिकल फीचर पढ़ लिए इंडिया के। पहला हमने पढ़ा था माउंटेन, और दूसरा हमने ये नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में मैं आगे आपको शुरू में बता ही चुकी हूँ कि ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है। तो ये, और ये जो प्लेट्यू है ये पठार है। पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको इसलिए बोले, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला वो एरिया होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, और ये इंडिया यहाँ पे तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनका मतलब मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। ये क्या कहना चाह रहे हैं, गोंडवाना जैसे जब तक ये प्रॉपर सिस्टम नहीं बना था, तो जो हमारा जो पूरा अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइड था। नीचे वाले को हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, यानी कि जो पूरे जो अर्थ है वो दो हिस्सों में डिवाइड थी, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड बोलते थे, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड बोलते थे, और हुआ क्या कि ये वाला जो हिस्सा है और बीच में क्या था, सी था, एक लैंड पार्ट इधर था, एक लैंड पार्ट इधर था।
तो ये वाला जो लैंड पार्ट है जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते थे, ये सरकते 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 यहाँ तक आया, और जब ये ऊपर आया यहाँ से ये आपस में ये इधर आए, ये मर्ज हुए, और लास्ट में प्रेजेंटली जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बने, आज के टाइम पे जो इंडिया है वो बना। तो अब जब ये यहाँ पर जा रहा था, तो अब तो इंडिया जो है, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, यहाँ ये क्या था, ये देख, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ओल्डेस्ट लैंड मास का पार्ट है जो ये है। कैसे? क्योंकि गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट पार्ट था। अब और ये जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे ओल्डेस्ट हुआ। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो ये जो पठार है इसमें क्या है? ब्रॉड बड़े, और शैलो, शैलो थोड़े से हल्के से शैलो डीप। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू, जैसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं। तो इसके दो डिवीजन हैं, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड और एक है दक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। ये मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगी, मैप के थ्रू आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ऐसे ये आप नहीं कि ये इसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। ये देखो, ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। अब ये कह रहे हैं, ये देखो, ये नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर का सिस्टम है। अब नर्मदा रिवर, ये डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे आते हैं, नर्मदा रिवर से नर्मदा रिवर की सिस्टम यहाँ पे है मालवा प्लेट्यू। ये क्या है? मालवा प्लेट्यू। ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। थोड़े से इनके जो है आप लोकेशन देख लो, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है। तो वही थोड़ा सा आप जो है लोकेशंस का आइडिया रखो। आगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे समझने को। द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये क्या कह रहे हैं? जैसे मालवा प्लेट्यू का आपने लोकेशन देख लिया, ठीक है, इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, तो सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो द विंध्यन रेंज इज़ बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज, जैसे ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के यहाँ तक, जैसे विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, ये विंध्यन रेंज हो गई, ये सतपुरा रेंज हो गई, बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे हो गई अरावलीज, नॉर्थ वेस्ट में हो गई अरावलीज, ये नर्मदा रिवर हो गई। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको लोकेशन जो है वो याद रख लेना, पूछ लेंगे कि भाई MCQ में। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली the Chambal Sindh and the Bitwa and the Cane, is from southwest to north is thus indicated in this slope. The central highland are wider in the west but narrower in the east. Wider in the west, narrower in the, जैसे जो सेंट्रल हाईलैंड है, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया, तो यहाँ पे ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका बताया हुआ है कहाँ तक फैले हुए हैं। जैसे यहाँ पर नर्मदा रिवर आ जाती है, यहाँ पर विंध्यन रेंज आती है, यहाँ पर सतपुरा रेंज आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर अरावलीज आ जाती हैं, ये तो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है ही, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है। तो बस थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे चंबल से जैसे इधर फिर राजस्थान पहुंच जाता है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द, ये हम द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड द बागलखंड। जैसे ये जो प्लेट्यू है इसका जो ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है इसको हम क्या बोल देते हैं? बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। आगे, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब ये जो हमारा पूरा प्लेट्यू था, इधर क्या आ गया? छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया, इधर बुंदेलखंड रीजन आ गया, इधर अरावलीज आ गई, इधर विंध्यन रेंज आ गई, इधर सतपुरा रेंज आ गई। तो ये जो पूरा ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको बता रहे हैं कि ये किस किस चीज़ से घिरा हुआ है। थोड़ा सा लोकेशन का आपको आइडिया हो जाएगा।
डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब ये हमारा इंडिया का साउथ है। अब ये ट्रायंगुलर कैसे हुआ, सी ये देखो ऑलमोस्ट इसका ये है, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू आ जाता है, यहाँ पे नर्मदा रिवर पड़ती है, यहाँ पे अरावलीज होती हैं, ठीक है। तो ये यूँ कह रहे हैं कि जो डेक्कन प्लेटू है वो एक ट्रायंगुलर लैंड मास है लाइज टू द साउथ ऑफ। अब ये नर्मदा रिवर है तो ये ऑलमोस्ट नर्मदा के साउथ में ही तो है, तो वो यही कह रहे हैं कि लाइज ऑलमोस्ट साउथ टू द नर्मदा रिवर। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। सतपुरा रेंज हमने जैसे नर्मदा थी, सतपुरा रेंज जो है वो नॉर्थ के उसके ब्रॉडली फैला हुआ है, वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। यानी कि ये जो महादेव, कैमूर, मैकाल ये सारे इसके ईस्टर्न रीजन है। दैट शुड बी मार्क ऑल्सो मस्ट बी इन द मैप। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, देखो ये देखो ये जैसे सतपुरा रेंज है, ये महादेव आ जाएगी, महादेव रेंज, महादेव भी यहीं पड़ती है, मैकाल भी इस तरफ आ जाती है। तो ये यही थोड़ा सा इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। देखो जैसे ये इंडिया का ये जो साउदर्न पार्ट है, ये जो रीजन्स होते हैं, ये जो हिली रीजन है, ये वेस्ट में पड़ते हैं इसलिए इनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। जो ईस्ट में पड़ते हैं इनको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। वेस्टर्न घाट ज़्यादा कॉन्टीन्यूस माउंटेन रेंज हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट हैं वो डिसकॉन्टीन्यूस हैं, बीच बीच में जो है वो गैप बने हुए हैं ईस्टर्न घाट के में। और एक चीज़ और, जो वेस्टर्न घाट हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। अब ये जो पूरा है ये डेक्कन प्लेटू ही तो है ट्रायंगुलर शेप में, तो डेक्कन प्लेटू का जो वेस्टर्न साइड है वो वेस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न हिस्सा है वो क्या है, ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। तो ये क्या है, कंटिन्यूस है। मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट ज़्यादा कंटिन्यूस है, तो ये जिस पासेस के थ्रू बीच बीच में थोड़े थोड़े पास बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू आप इनको कर सकते हो क्रॉस। लोकेट दी थाल, भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब जैसे ये जो है ये वेस्टर्न घाट हैं, ये कंटिन्यूस हैं, बीच में अगर क्रॉस करना हो तो बस बीच बीच में पासेस बने हुए, और इन पासेस का क्या नाम है, एक पास इसका थाल घाट है, एक पास का नाम भोर घाट है और एक का पाल घाट है। तो ये कह रहे हैं कि इनको लोकेट करो। अब द वेस्टर्न घाट आर द और वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। ये चीज़ भी मैं आपको बता सकती हूँ कि ऊंचाई वाइज भी वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे हैं, ईस्टर्न घाट थोड़े कम हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज़ 900 to 1600 मीटर्स एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है वो ऑलमोस्ट कितने हैं, 900 से लेके 1600 मीटर लंबे हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट थे वो सिर्फ कितने थे, 600 मीटर। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस है इनकी हाइट में। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नाइगिरीज इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर and dissects by rivers drain into the Bay of Bengal। तो ईस्टर्न घाट जो है वो डिसकंटिन्यूस हैं, इरेगुलर हैं, डिसेक्टेड बाय द रिवर्स, रिवर्स की वजह से भी काफ़ी हद तक वो जो हैं वो रिवर्स उनको काट के जाती हैं, जिसकी वजह से भी वो ज़्यादा डिसकंटिन्यूस हैं। इसका एक ये रीज़न भी है, क्योंकि क्या होता है, मान लो ये वेस्टर्न घाट हैं, ज़्यादातर रिवर यहाँ से मर्ज करती हैं, यहाँ जाके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में जाके रिवर्स जो हैं वो गिरती हैं। तो रिवर यहाँ से यहाँ के तो उनको काटती हुई जाती हैं, तो जिसकी वजह से भी ये क्या हो रहे हैं, इनकी जो ऊंचाई है और जो ज़्यादा जो है इनका क्या हो रहा है, कमी आ रही है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस इरेगुलर डिसेक्टेड बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। क्योंकि जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से कहाँ पे जाके गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं। द वेस्टर्न घाट्स cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the ghat। The western ghats are known by different local names। See अब ये क्या कह रहे हैं कि the western ghats cause orographic rain। orographic rain वो होती है जो पहाड़ों की वजह से जो रेन बनती है, by facing the rain bearing moist winds to rise and along the western slopes of the ghat,
अब जैसे मान लो ये इंडिया है, ये वेस्टर्न घाट है, ये पहाड़ है। अब होता क्या है, मान लो ये हवा है, ये मॉइस्ट हवा है, ठीक है, मॉइस्चर से भरी हुई हवा है, ये गई और इन पहाड़ों से टकरा गई, और इन पहाड़ों से टकराने की वजह से क्या हुआ, वो वहाँ पर बारिश ही करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ये वाले जो साइड्स होते हैं वो काफ़ी मॉइस्ट हो, मतलब ज़्यादा हरे भरे होते हैं। ये यही कह रहे हैं, देखो। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing most winds to rise along the western slopes of the Ghat। तो ये वेस्टर्न स्लोप है और रेन बियरिंग है। The Western Ghats are known by different local name। The height of the Western Ghat progressively increases from north to south, यानी कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस, यानी कि ये देखो, ये वेस्टर्न घाट का नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी। हाइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दी हाईएस्ट पीक, यानी कि जो अगर इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि जो हाईएस्ट पीक है वो यहाँ कहीं मिलनी चाहिए साउथ की तरफ, तो इसीलिए अन्नायमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार मैं पढ़ चुकी हूँ, कई बार देख चुकी हूँ एग्जाम में, एमसीक्यू फॉर्म में भी आते हुए, कि वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। तो अन्नायमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। एंड द डोडा बेटा इज ऑल्सो वेरी हाई, बट इन दोनों में तो पहले नंबर पे अन्नायमुड़ी है, दूसरे नंबर पे डोडा बेटा है, तीसरे नंबर पे महेंद्रगिरी है, इज़ द हाईएस्ट पीक इन द। लेकिन जो महेंद्रगिरी है वो क्या है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, और जो अन्नायमुड़ी है वो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो आपसे पूछ लेंगे कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो हो जाएगी अन्नायमुड़ी, और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो हो जाएगी महेंद्रगिरी। और ओवरऑल पूछा जाए कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट कौन सी है, तो ऑब्वियसली अन्नायमुड़ी, क्योंकि वेस्टर्न घाट ज़्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन। Shivroy Hills and the Javedi Hills are located to the southeast of Eastern Ghats। साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, जैसे मान लो ये ईस्टर्न घाट हैं, तो साउथ ईस्ट, साउथ मतलब यहाँ पे कहीं पड़ते हैं क्या, जावेदी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। लोकेट द फेमस, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे जो रीजनल नेम, जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स के मतलब रीजनल नेम रख लेते हैं, कि तमिलनाडु वालों ने ईस्टर्न घाट का अपने तमिलनाडु में ये नाम रख लिया, तो ये शिवराय हिल्स, जावेदी हिल्स, ये रीजनल नेम्स है। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ Udgamandalam, popularly known as Ooty and the Kodaikanal। One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap। तो यानी कि डेक्कन ट्रैप, यानी कि डेक्कन प्लेटू की जो सॉइल है उसका जो सॉइल टेक्सचर है वो कैसा है, ब्लैक कलर, ब्लैक सॉइल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस एरिया को जहाँ पर ये पाई जाती है इसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। दिस इज़ ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, और ये ब्लैक कलर की क्यों है, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो वोल्केनिक है, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, तो इग्नियस रॉक्स हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूटेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब जैसे हुआ क्या, मैंने बताया कि जो जो डेक्कन प्लेटू है वो लावा के फॉर्मेशन की वजह से बना है, लावा के फॉर्मेशन की वजह से बना, और फिर क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो लावा फॉर्म के बनने से जो रॉक बनी थी वो डेन्यूड, यानी कि उसका डेन्यूटेशन, उसका इरोजन होता गया, और वो जो इरोजन है वो एक जगह जमा होता गया, और वो किस में चेंज हो गया, वो ब्लैक मिट्टी में चेंज हो गया और ब्लैक सॉइल बन गई। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अरावली हिल्स का मैं लोकेशन बता ही चुकी हूँ, मान लो ये डेक्कन प्लेट्यू है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या पड़ती हैं, अरावली हिल्स पड़ती हैं, तो लोकेशन बताई हुई है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, लोकेशन बताओ अरावली हिल्स की। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। अरावली हिल्स पहले बहुत हाई होती थी, बट अब ये इरोड हो के क्या हो गई है, नीचे हो गई हैं। आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन ए साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये गुजरात से, तो ये भी पूछ लेंगे एमसीक्यू में कि अरावली हिल्स कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, तो ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई हैं। तो यहाँ पे हमारी तीसरी कैटेगरी ख़त्म हुई, पहली थी माउंटेन, दूसरी थी नॉर्दर्न प्लेन, और तीसरी हमारी क्या थी, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हमारी जो चौथी कैटेगरी है वो कौन सी है, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे।
इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अब देखो जब हमने ये पढ़ा था तो ये तो हमारा पूरा क्या हो गया, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके यहाँ पर क्या आ गई, अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के इधर क्या आ गया, डेजर्ट। It is an undulating sandy plain covered with sand dunes ये जो होते हैं dunes, sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 mm per year। तो पूछ लेते हैं MCQ में कि वहाँ पर ईयर जो है वो कितनी रेन होती है, तो 100, बिलो 100 या बिलो 150 या 150। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एरिड विद लो वेजिटेशन लो वेजिटेशन कवर स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। छोटी छोटी नदी नाले जो हैं वो सिर्फ रेनी सीजन्स में ही दिखाई देते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एंड दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। तो इतना पानी ही नहीं होता कि ये जो है वो एक प्रॉपर रिवर में चेंज हों और सी तक जाएं। लूनी इज़ दी ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और जो लूनी है, लूनी रिवर जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी रिवर है। नेक्स्ट, आर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान। एक्चुअली लूनी रिवर थोड़ा सा इधर पड़ती है, बॉर्डर की साइड पड़ती है पाकिस्तान के, दैट्स वाई। इफ़ यू विजिट जैसलमेर you may go to see a group of barkans. Barkans is landform. Barkan are landform made by these डेजर्ट। आप जब एक फर्दर चैप्टर पढ़ोगे जिसमें प्रॉपर लैंड फॉर्म्स को कि भाई डेजर्ट्स कैसी लैंड फॉर्म बनाते हैं, ग्लेशियर कैसे लैंड फॉर्म बनाते हैं, रिवर कैसे लैंड फॉर्म बनाते हैं, प्रॉपर कैटेगरी। तो बारकन्स भी काइंड ऑफ लैंड फॉर्म मेड बाय डेजर्ट। तो आपसे ऑप्शन में MCQ में पूछ लेंगे बारकन्स आर फॉर्म्ड बाय, ऑप्शंस आ जाएगा डेजर्ट्स या रिवर्स या ग्लेशियर्स। तो आपका आंसर क्या होगा, डेजर्ट्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी कि ये जो हमारा इंडिया, साउथ इंडिया है, ये सारा सी है, इंडियन ओशन से घिरे हुए हैं। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है। तो वाटर के किनारे पे जितने भी ये सारे एरिया हैं ये क्या है, कोस्टल लैंड है। तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी क्या है, कोस्टल, कोस्टल प्लेन में आता है कोस्टल प्लेन। The peninsular plateau is flanked by the stretch of a narrow coastal strips running along the Arabian Sea west and the Bay of Bengal on the east। मैं बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे ईस्ट में पड़ेगा बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में पड़ेगा अरेबियन सी। The western coast sandwiched between the western घाट and Arabian Sea is a narrow प्लेन। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये किसके बीच में है, इधर तो हो गया अरेबियन सी और इधर क्या हमने पढ़े थे ना, वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में क्या है, वेस्टर्न प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज नोन एज कोंकण, द सेंट्रल स्ट्रेच इज नोन एज कन्नड़ प्लेन, while the southern stretch is referred to as Malabar coast. कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। व्हाट दे आर सेइंग इज, देखो हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है, इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ से यहाँ तक वालों को क्या बोल दिया, जो कहाँ तक आते हैं, गोवा तक, ये गोवा तक पहुँचते। तो गोवा तक वाले जो प्लेन हैं, मुंबई से गोवा तक वाले प्लेन, इनको बोल दिया कोंकण। फिर जो बीच वाले आए ये हो गए कन्नड़, इनको बोल दिया कन्नड़। और ये जो यहाँ तक आए इनको बोल दिया मालाबार प्लेन। यानी कि जो वेस्टर्न प्लेन है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में। अब ये MCQ में ऐसे भी पूछ लेंगे कि बताओ वेस्टर्न प्लेन जो है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल। अब ये तो हो गए थे अरेबियन सी वाले, इधर वाले जिनको 3 में डिवाइड किया। अब ये हैं बे ऑफ बंगाल वाले, बे ऑफ बंगाल, इधर वाले बे ऑफ बंगाल से लगते हुए। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। अब ये वाले जो प्लेन है ये ज़्यादा वाइड हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये थे यहाँ, ये जो वेस्टर्न घाट से जो रिवर हैं ऐसे यहाँ पर आई। अब ये जो रिवर आई ये क्या हुई, अब रिवर मैंने बताया ना ऊपर जब नीचे वाले हिस्से में आती हैं तो वो प्लेन एरिया में आके प्लेन्स बनाती हुई आती हैं। तो इसीलिए ये वाले जो हैं वो ज़्यादा वाइडर थे। इन द नॉर्थ
नॉर्दर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू एज नॉर्दर्न सर्कल वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। जैसे अब ये तीन में डिवाइड थे, कोंकण कन्नड़ और ये मालाबार, ऐसे ही ये कैसे डिवाइडेड हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, सॉरी नीचे वाले को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल। तो नॉर्दर्न सर्कल किसको बोलते हैं एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, या कोरोमंडल कोस्ट कौन से वाला हिस्सा होता है ये पूछ लिया जाएगा। लार्ज रिवर्स सच एस महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तो ये है ना, ये वाली जो कोस्ट है जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं, जो ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न प्लेट, और ये जो ईस्टर्न प्लेन्स हैं इसके भी साउथ में पड़ता है। तो यहाँ पर मेजर डेल्टा बनते हैं, कृष्णा अपना डेल्टा यहाँ पे बनाती है, कृष्णा रिवर यहाँ पे आके गिरती है, कावेरी यहाँ पे आके गिरती है। तो जो मेजर रिवर सिस्टम है वो यहाँ पर आकर गिरते हैं। लेक चिल्का इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। जो चिल्का लेक भी यहाँ पर पाई जाती है ईस्टर्न कोस्ट पे। तो ऑप्शन में एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो चिल्का लेक है वो कौन सी कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे है या फिर ईस्टर्न कोस्ट पे है। लास्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है आइलैंड्स। आइलैंड्स हमारी लास्ट कैटेगरी है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेनलैंड। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। यू कैन आइडेंटिफाई दिस आइलैंड ग्रुप। बहुत ईजी है, जैसे अब ये हमने साउदर्न, यहाँ पे क्या थी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ते हैं और अरेबियन सी के इधर हमारा क्या पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब मैंने बताया था यहाँ पर मालाबार, ये जो कोस्ट है वेस्टर्न कोस्ट, ये तीन में डिवाइडेड है, नीचे वाले को मालाबार कोस्ट बोलते हैं, और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो किसके नज़दीक है, मालाबार कोस्ट के नज़दीक। और ये मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, केरला में। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। और ये जो, अब ये भी पूछ लेंगे कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कोरल से बने हुए हैं। तो ये कोरल आइलैंड है। कोरल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कोरल्स के बारे में हम फर्दर प्रॉपर पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कोरल से बने हुए हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनदेव इन 1973। पहले इनको इस नाम से जाना जाता था। 1973 में दीज वर नेम्ड एज लक्षद्वीप। तो पूछ लेंगे एमसीक्यू में कि कौन से ईयर से इनको लक्षद्वीप बोला गया। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया भी पूछ सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड, कवरत्ती एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कवरत्ती। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फोना मतलब जो जीव जंतु होते हैं। द पिटी आइलैंड विच इज़ अनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी है, कौन से आइलैंड पे, पिटी आइलैंड पे। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे, now you see the elongated chains of island located in the Bay of Bengal। ये तो हमने पढ़ लिया जो वेस्टर्न साइड थे। अब ईस्टर्न साइड जो आइलैंड है ये कहाँ पे एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब these are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। जैसे अब ये देखो, ये यहाँ पर पड़ता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर पड़ते हैं क्या बोलते हैं, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार कई सारे ग्रुप्स में जो ये हैं वो काफ़ी लार्ज एरिया में स्कैटर्ड हैं। ओके, द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स। सबमेरीन माउंटेन्स मतलब जो पानी के अंदर, जो जैसे मान लो समुद्र है, समुद्र के नीचे से ही जो पहाड़ उठते हुए आते हैं। These islands group are of great strategic importance for the country। इसकी स्ट्रेटेजिक, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे है। There is a great diversity of flora and fauna in this group of island too। These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest cover। अब जैसे ये पूरी अर्थ है, बीच में से जो लैटिट्यूड एग्जैक्ट बीच में से जो पास होता है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो अंडमान निकोबार हैं ये इक्वेटर के काफ़ी पास हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कौन से टाइप का है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। क्लाइमेट के जो टाइप हैं ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। A detailed account of the different physiographic units highlight the